कई कारण हो सकता है कि ईडी ने उनको समन भेज दिया हो। मुझे लगता है कि नीतीश जी ने जिस तरीके का फैसला लिया है वो बिहार के हित में तो कहता नहीं। बिहार की जनता तेजस्वी यादव के साथ है। बिहार की जनता जो सामाजिक न्याय में बिलीव करती है, जो सांप्रदायिक ताकतों के खात्मे की बात करती है, जो ये चाहती है कि समता, समानता और सामाजिक न्याय बिहार में स्थापित। में पहली बार ऐसा हुआ कि पटना के गांधी मैदान में 1.25 लाख अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया गया। 3,000, 10,000, 20,000 बहालियां नहीं हुई, 2,25,000 बहाली हुई, जो अपने आप में एक तेजस्वी जी के नेतृत्व में बिहार में जातिवार जनगणना हुआ और पिछड़ों को, अति पिछड़ों का आरक्षण बढ़ाया। मैं केवल इतना पूछ रहा हूं कि ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स ने बीजेपी के कितने नेताओं से आज तक पूछताछ की है। और बीजेपी छोड़िए, बीजेपी तो बहुत दूर की खीर है। बीजेपी के अलावा एनडीए अलायंस के जितने भी घटक दल हैं, जिनको वॉशिंग मशीन डाल के साफ कर दिया जाता है, अजीत पवार 70,000 करोड़ का घोटाला डाल दिया वॉशिंग मशीन में, साफ हो गए। हरियाणा वाले चौटाला साहब को आपने साफ कर दिया वॉशिंग मशीन में। लालू प्रसाद यादव नहीं झुकेगा आपके सामने में। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम आर्यन है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो है इंडिया गठबंधन का साथ छोड़कर एनडीए में चले गए हैं और उसके बाद से जो है वो आरजेडी के नेताओं पर लगातार ईडी सीबीआई के छापे पड़ रहे हैं। लालू यादव को बुलाया गया, तेजस्वी यादव को बुलाया गया। इन्हीं सब मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ जो है बिहार राजद के प्रतिनिधि जो हैं, जो जामिया मिलिया इस्लामिया में है, प्रियांशु कुशवाहा, उनसे बात करेंगे कि क्या सोचते हैं और जो राजनीतिक घटनाक्रम है वो कितनी तेज़ी से बदल रहा है, क्या और कुछ भी हो सकता है। तो सबसे पहले प्रियांशु जी, स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जो राजनीतिक घटनाक्रम पिछले 3 दिनों में बदला, उसको लेकर क्या सोचते हैं और अभी क्या स्थिति वहाँ पे? देखिए, बिहार में जन सरोकार की एक सरकार चल रही थी जो जनहित के मुद्दों को लेकर आगे बढ़ रही थी, चाहे नौकरी का मुद्दा हो, शिक्षा का मुद्दा हो, स्वास्थ्य का मुद्दा हो, चिकित्सा का मुद्दा हो। लेकिन बीते 17 महीनों से चल रही एक सरकार को नीतीश जी ने निजी महत्वाकांक्षा के लिए, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, निजी महत्वाकांक्षा के लिए उन्होंने उस सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया है और अब वो बीजेपी के साथ चले गए हैं। उनकी अपनी जिम्मेदारी है, उनका अपना नज़रिया है, उनकी अपनी राजनीति है, वो बेहतर सियासत तो क्या कारण हो सकता है नीतीश का जो है साथ छोड़ने का? कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है कि वो ईडी के रडार पे हो सकता है कि उनके साथ जो 2-3 पिछलग्गू मंत्री घूमते हैं, चाहे वो अशोक चौधरी हों, चाहे वो संजय झा हों, चाहे वो विजय कुमार चौधरी हों, जिनकी अपनी कोई औकात नहीं है अपने विधानसभा क्षेत्र में, जिस लोकसभा सीट से वो आते हैं, ज़मीन पे, पार्टी में, पार्टी के अंदर, वो लोग जो जनाधार के कारण पिछड़े हुए हैं अपने अपने इलाकों में, वो नीतीश जी को बरगलाने में हो सकता है कि सफल हो गए हैं। वो अधिकारी जो नीतीश जी के साथ 24 घंटे रहते हैं, उन लोगों ने उनकी बीमारी का गलत फ़ायदा उठा के उनको दिग्भ्रमित कर दिया है। कई कारण हो सकता है कि ईडी ने उनको समन भेज दिया हो। तो मुझे लगता है कि नीतीश जी ने जिस तरीके का फैसला लिया है वो बिहार के हित में तो कहता नहीं है। और जिस तरीके की सरकार काम कर रही थी सामाजिक न्याय के मुद्दे पे और नौकरियों के मुद्दे पे, शिक्षा के मुद्दे पे, तो नीतीश जी ने उन सभी आकांक्षाओं को, आशाओं की हत्या कर दी है। बिहार की जनता कैसे देखती है इस पूरे मामले को? बिहार की जनता तेजस्वी यादव के साथ है। बिहार की जनता जो सामाजिक न्याय में बिलीव करती है, जो सांप्रदायिक ताकतों के खात्मे की बात करती है, जो ये चाहती है कि समता, समानता और सामाजिक न्याय बिहार में स्थापित हो, जिनको लगता है कि बिहार सरकार ने 75% आरक्षण लागू करके बिहार को एक मॉडल स्टेट बनाया है पूरे देश में, वो सभी लोग आज माननीय लालू प्रसाद यादव के साथ खड़े हैं। लालू प्रसाद यादव के साथ साथ तेजस्वी यादव के साथ खड़े हैं। अभी हाल फिलहाल नीतीश कुमार ने एक बड़ा आरोप लगाया कि भाई आरजेडी के नेता जो है वो हमारे ऊपर दबाव बनाने की कोशिश करे, तो हमको काम नहीं करने दे रहे थे, इसलिए हम जो है साथ छोड़ के आए। किस तरीके का काम आपको नहीं करने दिया जा रहा था? आपको जहाँ जहाँ दिक्कत हुई, मैं मंत्रिमंडल की बात कर रहा हूँ, आपको मंत्रिमंडल में जहाँ दिक्कत हुई वहाँ राजद ने अपने प्रतिनिधि को बदलें। कार्तिकेय मास्टर को मंत्री बनाया गया, नीतीश जी को दिक्कत हुई, बदल दिया गया। सुधाकर सिंह मंत्री बने, नीतीश जी को दिक्कत हुई, बदल दिया गया। शिक्षा मंत्री जिनको के पाठक से दिक्कत थी, के पाठक जिनके खिलाफ लगातार बोलते रहते थे, शिक्षा मंत्री को भी हटा दिया राजद ने। सभी कोटे, सभी मंत्री जो थे राजद के थे, उन सभी को हटा दिया गया। तो ये दबाव की बात नहीं है। बिहार में जिस तरीके से विकास हुआ है पिछले 17 महीनों में, वो बीते 17 वर्षों में नहीं हुआ है। तो आज हम इस मुहाने पे खड़े हैं कि 17 वर्षों की लड़ाई बनाम 17 महीने की लड़ाई। 17 महीने के भीतर बिहार में पहली बार ऐसा हुआ कि 50,000 करोड़ का औद्योगिक निवेश आया। और औद्योगिक निवेश जब आया तो पता है आपको मंत्री कौन थे? समीर कुमार महासेठ, उद्योग मंत्री। किस पार्टी से? राष्ट्रीय जनता दल। बिहार में पहली बार ऐसा हुआ कि पटना के गांधी मैदान में 1.25 लाख अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया गया। वो शिक्षक थे। शिक्षा मंत्री कौन? प्रोफेसर चंद्रशेखर। कौन सी पार्टी? राजद। बिहार में पहली बार ऐसा हुआ कि टूरिज्म पॉलिसी बनी। बिहार के कोई मंत्री जापान में गए, टूरिज्म पॉलिसी पे चर्चा हुई और बिहार में एक तरीके से नया पोर्टफोलियो बना टूरिज्म के लिए। बिहार में
नए नए इन्वेस्टमेंट्स आएँ और किस तरीके से धार्मिक जगहों का विकास किया जा सके, इसके लिए पॉलिसी बनी। कौन था टूरिज्म मंत्री? तेजस्वी यादव। इसके अलावा आप बात कीजिए, बिहार में पहली बार ऐसा हुआ कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोई ऐसा मंत्री आया जो रात के 2 बजे, जनवरी की हार कपाने वाली ठंड में रात के 2 बजे वो औचक निरीक्षण करने जाते थे। स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? आज 1,65,000 नियुक्तियाँ जो स्वास्थ्य विभाग में हैं उनका सृजन किया गया है। हो सकती है कि उनकी बहाली आती, तो हम क्रेडिट लेने वाले लोग नहीं हैं। हमारे नेता ने हर मौके पे, मैं फिर से कह रहा हूं, हमारे नेता ने हर मौके पे ये कहा कि नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार सरकार बहुत बेहतरीन काम कर रही है, लेकिन फिर भी नीतीश जी को लगता है कि राजद दबाव बना रही थी, तो वही जानते हैं बेहतर और उनकी सियासत जानती है। नीतीश पार्टी के एक नेता है, उनका बयान आता है कि भाई जो है टीचरों की नियुक्ति में, सरकारी नौकरियों की नियुक्ति में जो है आरजेडी के नेता घूस नहीं ले पा रहे थे, इसलिए वो जो है उनके अंदर खलबली मची हुई थी। पहली बार 1994 में जब लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री थे तो बिहार में बीपीएससी से शिक्षकों की बहाली हुई। जब नीतीश जी मुख्यमंत्री बने तो शिक्षा मित्र से बहाली, मुखिया जी के कहने पे बहाली, विधायक जी के कहने पे बहाली। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में जब सरकार आई तो फिर से बिहार में वही बहाली की प्रक्रिया शुरू हुई बीपीएससी के माध्यम से। और ना केवल बीपीएससी के माध्यम से 2-3 हज़ार, 10,000, 20,000 बहालियाँ नहीं हुई, 2,25,000 बहाली हुई, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। दुनिया के किसी भी देश में किसी भी राज्य सरकार ने 70 दिनों के भीतर इतनी बहाली नहीं की है जितना बिहार सरकार ने किया है, और ये कीर्तिमान स्थापित किया है। यही तो बात नीतीश कुमार कह रहे हैं कि भाई जो है काम तो हमने भी किया, हमारी सरकार ने किया, लेकिन क्रेडिट केवल तेजस्वी क्यों ले रहे हैं? क्रेडिट लेने की बात कर रहे हैं ना। 2020 के विधानसभा चुनाव में मैं आपको, आप कहेंगे तो मैं आपके वीडियो में, हो सकता है कि आपके पास वो वीडियो मौजूद हो, नीतीश जी विधानसभा के रैली में भाषण दे रहे हैं। नौकरी कहाँ से लाओगे? पैसा कहाँ से लाओगे? जेल से लाओगे? कहाँ से लाओगे इतना नौकरी? नीतीश जी का बयान है। नीतीश जी ने कहा है कि नौकरी कोई मुद्दा नहीं है। विधानसभा रैली के चुनाव में कहा है कि नौकरी कोई मुद्दा नहीं है, नौकरी नहीं दे सकते हैं। एक थके हुए व्यक्ति से मैं तो कहता हूं, सीना ठोक के कहता हूं कि तेजस्वी प्रसाद यादव ने अपने 17 महीने की सियासत में एक थके हुए मुख्यमंत्री से, जो आज से 1 महीना पहले 20 के विधानसभा में ये कह रहा था कि नौकरी कहां से लाओगे, 9 अगस्त 2022 को हम सरकार में आए, 15 अगस्त को पटना के गांधी मैदान में रैली हुई, झंडोत्तोलन हुआ, और उसी दिन तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार से ऐलान किया कि हम राज्य में 10 लाख नौकरी देंगे, और 17 महीने के भीतर में 5 लाख नौकरी दे करके कि बिहार सरकार ने यह तय कर दिया कि तेजस्वी यादव जिस वायदे के साथ चुनाव में गए थे, हम उस वायदे पर टिके हैं, हम वादा निभाना जानते हैं। हम लोगों से जन सरोकार के मुद्दे पर जो भी वादा करके आए थे उन सभी वादों को पूरा किया, चाहे वो सामाजिक न्याय का मुद्दा हो, जातिवार जनगणना का मुद्दा हो। पहली बार तेजस्वी यादव जब नीतीश कुमार से मिलने गए, नीतीश जी ने, तब नीतीश जी एनडीए के साथ थे, नीतीश जी ने पीएम मोदी से गुहार लगाई कि आप जातिवार जनगणना कराइए। नीतीश जी ने मना कर दिया, नरेंद्र मोदी ने भी मना कर दिया। फिर विधायकों का एक प्रतिनिधि मंडल, अलग अलग पार्टीज के, सभी पार्टीज के लोग बिहार से दिल्ली आए, मोदी जी से मिले, लेकिन फिर भी मोदी जी ने मना कर दिया। किसके नेतृत्व में हो रहा था? आप मना कर पाएंगे कि तेजस्वी यादव उसमें कहीं नहीं थे? तेजस्वी जी के नेतृत्व में बिहार में जातिवार जनगणना हुआ और पिछड़ों को, अति पिछड़ों का आरक्षण बढ़ाया गया। बिहार में 65% बहुजन आरक्षण है और 10% अगर ईडब्ल्यूएस जोड़ दीजिए तो 75% आरक्षण है। उत्तर भारत में कहीं ये रूल लागू नहीं है। अच्छा ये बताइए, बीजेपी वाले कह रहे हैं कि भाई जो है जो घोटाला करेगा, अब एक घोटाला सामने आएगा, अब सरकार तो गिरी है, अब तेजस्वी यादव से 8-10 घंटे पूछताछ हुई, करे जो घोटाला करेगा वो बच पाएगा नहीं। ईडी ने, सीबीआई ने, इनकम टैक्स ने, जितने भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग कलेजे पे हाथ रख के बताइए, पिछले 10 वर्षों में ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स ने कितने ऐसे नेताओं से पूछताछ की है? मैं छापेमारी की बात नहीं कर रहा हूँ, कार्रवाई की बात भी नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल इतना पूछ रहा हूँ कि ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स ने बीजेपी के कितने नेताओं से आज तक पूछताछ की है? और बीजेपी छोड़िए, बीजेपी तो बहुत दूर की खीर है। बीजेपी के अलावा आप एनडीए अलायंस के जितने भी घटक दल हैं, जिनको वॉशिंग मशीन डाल के साफ कर दिया जाता है, अजीत पवार 70,000 करोड़ का घोटाला डाल दिए वॉशिंग मशीन में, साफ हो गए। हरियाणा वाले चौटाला साहब को आपने साफ कर दिया वॉशिंग मशीन में। लालू प्रसाद यादव नहीं झुकेगा आपके सामने में, तो नीतीश कुमार क्या डर के गए क्या आप ईडी वगैरह से? क्या उनके अंदर भी कुछ डर है क्या? देखिए, मुझे लगता है कि नीतीश जी को अपने बड़े भाई, जिनको वो बड़ा भाई मानते हैं, लालू प्रसाद यादव, उनसे सीखना चाहिए कि समाजवाद के मुद्दे पे, सिद्धांत के मुद्दे पे सिद्धांत विहीन राजनीति उनको नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने किया है।
बिहार के नागरिकों को, बिहार के आवाम को, बिहार के लोगों को उन्होंने छला है। आज जो युवा नौकरियों की परीक्षा की तैयारी कर रहे थे वो छले हुए महसूस कर रहे हैं। कल ही पटना में लाठीचार्ज हुआ है, पूरे पटना शहर को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। रेलवे की नई भर्ती जो आई है उसके खिलाफ जो लोग आंदोलन कर रहे थे, पत्रकारों तक को पीटा गया है। तो एक तरीके से छात्रों के भीतर, अभ्यर्थियों के भीतर और युवाओं के भीतर एक भारी निराशा है नीतीश जी के प्रति, क्योंकि उन्होंने जो तेजस्वी मॉडल था बिहार में, नौकरियों का तेजस्वी मॉडल, उन्होंने उसको ख़त्म करने की कोशिश की है। आरजेडी पार्टी लोकसभा चुनाव में किस मुद्दे पर जाएगी जनता के बीच में? हम लोगों ने काम किया है 17 महीने बनाम 17 साल का जो मुद्दा है, 17 महीनों में चाहे वो उद्योग जगत में हो, चाहे वो आईटी पॉलिसीज़ हो। पहली बार ऐसा हुआ बिहार में जब आईटी हब बनाने की बुनियाद रखी गई। और पता है आपको, आईटी हब जब बना तो आईटी हब जब बनेगा हमारा बिहार, तो किस तरीके से बाहर के जो देश हैं वहाँ के जो अलग अलग कंपनीज़ है, बिहार के बच्चे जाके बाहर काम करते हैं ना, बिहार के इंजीनियर बाहर जाके काम करते हैं, वो बिहार में काम करेंगे। तो इसके लिए शुरुआत पहली बार हुई तो आईटी पॉलिसीज़ पे काम हुआ। पहली बार मेडल लाओ नौकरी पाओ की योजना हुई। तो इस तरीके से 17 महीने में जिस तरीके से हमने काम किया नीतीश जी के साथ, नीतीश जी के नेतृत्व में, मैं फिर कह रहा हूँ कि नीतीश जी के नेतृत्व में हम लोगों ने काम किया और एक बिहार को मॉडल स्टेट बना के दिया। लेकिन फिर भी नीतीश जी नहीं रुके। तो नहीं रुकेंगे तो लोकसभा चुनाव में तो हम लोग जाएंगे, और जाएंगे तो वही कृष्ण की चेतावनी के साथ कि हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जया की मरण होगा। तो अब चुनाव में देखेंगे कैसे होता है। और बिहार की जनता तेजस्वी यादव के साथ है, लालू प्रसाद यादव के साथ है। बिहार की जनता देख रही है किस तरीके से ईडीआई, सीबीआई और इनकम टैक्स के माध्यम से खास करके एक परिवार को, एक नेता को किस तरीके से परेशान किया जा रहा है। तो बिहार की जनता मूर्ख नहीं है, वो अपने नेता को पहचानती है। बिहार की गरीब गुरबी आवाम, जो बिहार की जो आवाम है, जो गरीब गुरबा है, वो अपने मसीहा को जानती है, मसीहा के संघर्ष को जानती है। तो पूरा बिहार आज आरजेडी के साथ खड़ा है। अच्छा, लास्ट मेरा सवाल है कि अगर नीतीश कुमार फिर से वापस आते हो तो उनके बारे में आरजेडी का क्या स्टैंड होगा? वो हमारे नेता तय करेंगे। नीतीश जी अगर आते हैं, जाते हैं, मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। मुझे बस ये पता है कि नीतीश जी आज हमारे साथ नहीं हैं। हम लोग जिस मुद्दे को लेकर के जनता के बीच जाने वाले थे, इंडिया अलायंस जो बना था, मुझे लगता है कि नीतीश जी की बहुत बड़ी भूमिका थी उसमें, और नीतीश जी ने उन सबको ख़त्म कर दिया है। तो वो आते हैं, जाते हैं, मुझे इससे कोई जानकारी नहीं। इस बारे में हमारे नेता तय करेंगे, वो बेहतर जानते हैं इस बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रियांशु जी ने बताया कि जो है तमाम जो है राजनीतिक बातें उन्होंने की, और जैसा कि आपको पता है झारखंड में भी इस समय राजनीतिक बहुत तेज़ हो चुकी है। तमाम जो विधायक हैं इधर से उधर हो रहे हैं, किसी को होटल में शिफ्ट किया जा रहा है, किसी को कहीं और शिफ्ट किया जा रहा है। वहाँ पे मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है हेमंत सोरेन ने। अभी उनको जो है, अभी तक जो मेरे पास खबर है, अभी उनको जो है सरकार बनाने का आमंत्रण नहीं आया है। तो बिहार के साथ झारखंड में भी क्या तख्तापलट होगा, देखने वाली बात होगी। और तमाम लोगों के पास जाएंगे, उनसे बात करेंगे। और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।